मतलब आई थिंक दैट वाज क्वाइट इजी कि आपने सिर्फ और सिर्फ साल के आखिर में आके उस गेन को क्या करना था, ट्रांसफ़र करना था कहाँ पर, पीएनएल में या रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग के अंदर। अच्छा, अब हसन आदिल कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं आप, वो स्पेसिफिक बताएं तो मैं समझा दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज, उसमें क्या इशू है बताएं, अभी डिस्कस करेंगे। गेन ऑन डिस्पोजल फेयर वैल्यू का, ये क्या बात हुई भाई, चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। फिर आगे लेके चलते हैं इसको। एंट्री नहीं बन रही थी बस भाई। मुझे एक बात बताओ, आखिरी सवाल की बात कर रहे हो तुम हसन, आखिरी सवाल की, सेकंड लास्ट सवाल की। चलो भाई सेकंड लास्ट कोई क्वेश्चन खोल ले क्विज वाला, 1 मिनट के लिए मुझे बता दो। पहला सवाल भी अलाया हम बता देते हैं। हाँ भाई, पहले हम सेकंड लास्ट की बात करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन थे ना, आई थिंक 4 थे, तो हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हाँ भाई, उसके अंदर आपने शेयर्स कितने के एक्वायर किए थे, फेयर वैल्यू जल्दी बता दो। किया भाई होगा आप लोगों ने 54 पे। अच्छा, आपने इसके ऊपर पे की होगी कितनी, 2%, और वो इसका 2% कितना बनता है, 1.08। अच्छा, हमने ये कहा ये हमारी एक्विजिशन कॉस्ट हो गई ये 55.08। अच्छा, ये जब हमने परचेज किए हैं तो वो डेट कौन सी है, ये परचेज डेट है इसकी 2021। चलें जी, हमने ये कहा हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए हैं, 5000। तो आपने किया ये होगा कि सर इन्वेस्टमेंट हो गई होगी डेबिट, कैश हो गया होगा क्रेडिट, 55.08 इंटू 5000 कितना आ गया जी, 275,400। हाँ जानी, फॉर ट्रेडिंग पर्पस है। ओके जी, तो फिर हमने एक यहाँ पे गलती कर दी, हम यहाँ पे इसको हटा के हाँ अभी अभी करते ना वो। अच्छा, इसमें हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पस लिखा हुआ है। चलें जी, अगर हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पस है तो कैश तो मेरे पास से जाएगा 275,400, यही था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कितना आ गया भाई, हाँ जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कितना आ गया भाई, इसको सिंपल कर लो ना, 1.08 इंटू, और ये कितनी आ गई इन्वेस्टमेंट, 270, यही है भाई। ये बन गई पहले दिन की एंट्री। और ये अच्छी बात है कि आपने इस पर चेक एंड बैलेंस रखना है कि वो अगर सिक्योरिटी एक्वायर की गई है तो उसका पर्पस क्या था। हेल्प फॉर ट्रेडिंग है तो अच्छा, पे एक सवाल आया अलाया का कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों ली। देखो, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे तो करूंगा बट उसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा, उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा। यहाँ तक क्लैरिटी है भाई। चलें जी, अब आगे फिर हमने ये कहा कि भाई इसके बाद कौन सा इवेंट है, कुछ शेयर्स परचेज किए नहीं। अब इसकी रिपोर्टिंग डेट कब है, 31 दिसंबर पे। चलिए जी, पर मुझे एक बात बताओ, ये हमने 2021 पे खरीदे 30 जून पे, फिर एक ईयर एंड भी तो आएगा 31 दिसंबर 2021, ऐसा है। तो उसकी रिपोर्टिंग मांगी है इसने या उसकी कोई प्राइस दी हुई है, 65 दी हुई है। तो हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से समझने के लिए उसकी एंट्री बना लेते हैं। मैंने कहा अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, ऑल्दो दिस माइट नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 65 रुपये की मेरी प्राइस है, मैंने इसको कैपिटलाइज किया था कितने पे, 54 पे। तो सर 65 माइनस 54 इंटू, तो हमने कहा ये हो गई इन्वेस्टमेंट और फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल क्रेडिट, कितने से भाई
55,000 रुपये से। ये कहानी यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब जैसे एक बच्चे ने सवाल किया था सर फॉर द ईयर और एजेड का डिफरेंस बता दें। आप लोग मुझे इस बात पे गाइड करें, ये जो गेन है ये फॉर द ईयर का है या एजेड का है? पहले साल में दोनों यही है, पहले साल में दोनों यही है, क्योंकि अभी इस साल ही सिक्योरिटी परचेज की गई है, तो फॉर द ईयर इज इक्वल टू एजेड गेन, ऐसा ही है। पर अब अगर मैं यहां पे आपको रुक के ये कहूं कि बच्चों मुझे आप बना के दें इसके पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, 2021 की बात कर रहा हूं, कितना भाई? 55,000 और 5,400, ये कितना आ गया? हाँ भाई 49,600, ओके जी हाँ वो 5 है, तो हमने कहा सर ये आ गया 49,600। कोई आपसे पूछे, अगर मैं सवाल में आपसे ये रिक्वायरमेंट में पूछ लेता कि फॉर द ईयर प्लीज सुनिएगा, फॉर द ईयर का नेट गेन कितना है, तो आप बोलेंगे 49,600, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? नेट हो जाएगी। भाई यहां तक कोई मसला नहीं? तो अब अगर आप ये देखोगे कि भाई आपके प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बना रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। नहीं, आप देखो यहाँ पर मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ना कि फेयर वैल्यू गेन है। अब कंपनीज की पॉलिसी होती है वो फेयर वैल्यू गेन में क्या कर लेती हैं? नेट कर लेती हैं, पर इट्स बेटर टू शो इट सेपरेटली। बिल्कुल सही है जी। अच्छा भाई सर एजेड कल वाली बात अभी कर लेते हैं ना तारिक, अभी वही कर रहे हैं। पहले बताओ फॉर द ईयर क्लियर है? चलें जी तारिक जल्दी बताओ, ये फॉर द ईयर क्लियर है? तुम्हारे लिए तो करवा रहा हूँ ये, ओके चलें जी। हमने कहा अब इसको हम ले चलते हैं अगले उसके ऊपर, हमने कहा सर यहाँ पेज ऐड कर लें। अब हम आ गए सर अगले साल, जो कि अगला साल है हमारा 2022। आप मुझे बताएं 2022 के अंदर क्या कोई एक्विजिशन हुई है फर्दर? नहीं हुई है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अब हम ये कहेंगे कि 31 दिसंबर के ऊपर ये डिस्पोजल हुआ है और 31 दिसंबर 2022 के ऊपर फेयर वैल्यू कितनी है? 76। सर अक्लमंदी की निशानी ये है कि आप सिंपल एक काम करें, इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाने के बजाय पैसे ले आएं, ऐसा ही है। तो सर अब मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे जब मैं बेचने जाऊंगा तो क्या 76 मिलेंगे या कमीशन के बाद? कमीशन के बाद। तो हमने सिंपल एक काम ये किया, इसके अंदर से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट कर देना, एंड दैट इज 2%, ऐसा ही है 1.52, और ये कितना आ गया? 74.48। अच्छा भाई अब हमने ये कहा कि हमारे पास पैसा आ जाएगा कुल मिला के 74.48 इंटू 5,000, कितना आ गया? 3,72400, ये आ गया हमारे पास कैश। अब आप लोग मुझे गाइड करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो आई थिंक 65 पे मौजूद है, तो जितने पे मौजूद है उतने से ही आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा ही है। तो आपने ये कहा भाई 65 इंटू 5,000 कितना आ गया? 325,000। प्लीज यार फोकस होकर यहाँ पे देखिएगा। फिर हमने ये कहा कि आपके पास एक गेन आ गया जो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ये कितना आ गया? ये कितना है? 47,400। अब जल्दी से मुझे ये तुम सब सोच के बताओ, ये जो आप गेन अभी यहां पे देख रहे हैं, ये वाला जो गेन है आपकी नजर में फॉर द ईयर का गेन है या एजेड का? पक्की बात है। तो आपने तो ये जो सिक्योरिटी है वो तो बहुत ही सस्ती परचेज की थी, तो पिछला गेन कहाँ गया? वो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आपको ये कहता है कि जिस साल का गेन है उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कुछ गेन पिछले साल रिकॉर्ड हुआ, कुछ गेन इस साल रिकॉर्ड हुआ, तो दोनों को मिला दूंगा तो क्या एजेड का गेन आ जाएगा? अच्छा अब जरा यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, मैं आपको प्रूफ करता हूँ ताकि आपकी दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक सवाल आया
सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों नहीं दिखाई इसमें? देखो यार, मैंने फिर कहा था आप चाहें तो दो अप्रोचेस लेके जा सकते हैं, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। यहां पर आई बिलीव कि इसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो चुकी है, नेट हो चुकी है, और अल्टीमेटली पीएनएल में जाके होनी भी नेट ही है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं पहले पूरे पैसे लेके आ जाऊं और गेन रिकॉर्ड करूं ज्यादा, और फिर मैं उसको अलग से पैसे देकर एक एक्सपेंस बुक करूं? दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हमने यहां पे सिंपली कैश ही नेट लेके आ गए, तो वो गेन इसके अंदर नेट हो चुका है। भाई बात क्लियर है? अच्छा भाई सही है सर, ये गलती कर रहा था गेन, ओके जी, अब बात समझ आ गई। इनिशियली नहीं देखेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल देखेंगे। इनिशियली देखेंगे, किसने कहा भाई नहीं देखेंगे? इनिशियली भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने देखना है। जब आप परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी तो आप पैसे पे करेंगे ज्यादा, सिर्फ उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पीएनएल में एक्सपेंस आउट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है। क्लियर है भाई? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे एक मैपिंग कर लेते हैं ताकि वो सही हो जाए। मुझे आप एक बात बताएं, हमने जब ये सिक्योरिटी परचेज की तो लास्ट ईयर का गेन कितना था? 49,600, ऐसा ही है भाई? हमने कहा 49,600 का जो गेन है वो किस साल का है? लास्ट ईयर का है। इसके अंदर अगर मैं फॉर द ईयर ऐड कर दूं 47,400 तो मुझे क्या मिल जाएगा? गलत। रिटेन अर्निंग में पहुंचने वाला गेन, और मुझे इसमें कुछ रिक्लासिफाई करवाने की नीड नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पीएनएल से होके कहां चले जाएगा? क्योंकि जो भी चीज प्रॉफिट में गिरेगी वो कहां जाएगी? रिटेन अर्निंग में। पहले बताओ ये बात समझिए। देखो यार, रिपोर्टिंग पे काम करवाने का एक मकसद है। वो अब एग्जामिनर ये नहीं पूछता है डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि उसको बखूबी पता है कि बच्चा रट्टा लगा के आता है। अब वो लॉजिकली पूछता है कि बताओ भाई इस साल का गेन कितना है, आज तक का गेन कितना है, कौन सी चीज रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से कहां मौजूद होगी। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तभी मैं अगेन एंड अगेन रिपोर्टिंग पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। चलें जी, तो आप मुझे इन दोनों का सम बताएं। 197, ओके जी, सिर्फ 97,000। तो आप ये कह रहे हैं कि सर 97,000 कुल मिला के मैंने इस सिक्योरिटी से कमाए, 97,000 कुल मिला के इस सिक्योरिटी से कमाए। मुझे बताओ आपके रिटेन अर्निंग के अंदर आज तक कितना बैलेंस होगा? 97,000। दिस इज अ सम ऑफ योर फेयर वैल्यू गेन्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड। ऐसा ही है, उन दोनों का नेट होगा ना। अगर यही फेयर वैल्यू टू ओसीआई होता ना तो अल्लाह की कसम ये ओसीआई में मौजूद होता, और फिर आप ही वो शख्स होते जो उसको ओसीआई से निकाल के कहां फेंकते। पर यहां पे कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें पीएनएल से रूट होके कहां जाएंगी? रिटेन अर्निंग में। तो पहले बताओ फॉर द ईयर और एजेड का फर्क समझ आया? ओके जी, ऑनलाइन वाला क्लियर है? जल्दी बता दो। इसकी हमने एंट्री भी बना दी भाई, एंड देयर इज नो नीड टू रिक्लासिफाई एनीथिंग। कुछ में गलत हुआ है? सही कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। वैसे मैंने ये बताया था कि अगर नहीं गिवन तो आप अज्यूम करें 31 दिसंबर। अब आगे ऑनवर्ड जितने भी क्विजेज आएंगे आई विल मेक श्योर कि उसमें ईयर एंड आपको गिवन हो। सही है, मैं मेक श्योर करूंगा ये जी। हाँ, अब आंसर को देख लेते हैं। अब सवाल की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, आओ इस पे बात कर लेते हैं। अब मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को देखूं तो उसने आपसे क्या पूछा था इस रिक्वायरमेंट में? गेन ऑन डिस्पोजल बताओ। तो डिस्पोजल के ऊपर गेन कितना है? यही है भाई, बेचने के ऊपर गेन कितना आया है? इतना आया है। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे, प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ, आपसे अगर कोई पूछे कि आपने आज तक सिक्योरिटी से कितना कमाया तो जवाब दो 97,000। आपने बेचते वक्त कितना कमाया? 47,400। तो दिस इज द आंसर, वही था उसमें। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस। बात समझ आ रही है? चलो वापस से रिक्वायरमेंट तीन तरीके से ब्रेक करता हूं। पहली रिक्वायरमेंट, आप मुझे ये बताएं पहले साल का फेयर वैल्यू गेन कितना है? 49, गलत। पहले साल का फेयर वैल्यू गेन 49,600 नहीं है, मैंने तभी डॉज किया, 55,000 है। अब देखो बच्चा क्या करता है, रिक्वायरमेंट को गलत पिक करता है। सुने वापस से,
मैं आपसे सवाल करूं, मैं सवाल को खाली ट्विस्ट कर रहा हूं ना, चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं पहले साल का फेयर वैल्यू गेन कितना है, क्या जवाब दोगे? पहले साल का नेट गेन कितना है? 49,600। बात याद रहेगी, पक्की बात है। चलें जी, मैं आ गया अगले साल। मैंने कहा अगले साल नेट गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? नेट गेन ऑन डिस्पोजल 47,400। वेरी गुड। और फिर मैं अगर यही बात कहूं कि अगले साल तक कुल मिला के कमाई कितनी है? 97,000। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा उसका जवाब होगा। क्लियर है? तो इसमें ख्याल रखिएगा, फेयर वैल्यू गेन, नेट गेन, गेन ऑन डिस्पोजल और एजेड गेन, तीनों में फर्क है जी। नहीं तो जब आप एक बात समझो ना, जब आप बेचने जाते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी उसका पार्ट एंड पार्सल है ना। नहीं समझे? देखो मैं एक चीज बेचने जा रहा हूं तो आप बोल रहे हो आपको बेचने पे कितना गेन आया, तो अपनी कॉस्ट को नेट करके बताओगे ना। फेयर वैल्यू गेन अलग है, देखो दो अलग चीजें हैं। फेयर वैल्यू गेन, भाई मुझे एक बात बताओ जल्दी से सारे बच्चे, फेयर वैल्यू गेन निकालते वक्त क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अमल दखल होता है? खुद सोचो, क्या अमल दखल होता है? फेयर वैल्यू गेन निकालते वक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जब मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों आप मुझे फेयर वैल्यू गेन बताओ, दैट मींस कि ओनली फेयर वैल्यू गेन। तो व्हेन आई एम सेइंग कि आप मुझे ये बताएं कि गेन और डिस्पोजल कितना है, तो आपका जवाब आना चाहिए जो बेचने पे नेट कमाया। क्लियर है? तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने। भाई ऑनलाइन वालों और आप सब यहां तक बातें क्लियर हैं? हम एक एक डिटेलिंग कर रहे हैं इसकी, एक एक एंट्री की। जल्दी से भाई कंफर्मेशन दे दो ऑनलाइन वालों, जल्दी से सारे बच्चे भाई, फौरन से। क्वेश्चन 2 करा दूं, फजल कह रहे हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन 2 में क्या था ये बताओ। हाँ भाई जल्दी से ये भी करा लो, जल्दी से 1 मिनट में। क्वेश्चन 2 ऑफ क्विज में क्या था भाई? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सटेंशन थी। चलें जी, ओके 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 ओके, सुनो सुनो सुनो। पहले क्वेश्चन की एक्सटेंशन है ना, तो पहले आप पहला क्वेश्चन मुझे बता दो। पहले क्वेश्चन के अंदर जल्दी से शेयर्स एक्वायर कब किए हैं? 20 पे। अच्छा भाई फेयर वैल्यू बताएं। अच्छा आप मुझे बता दें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 1.5% अगर इस पे लगाएंगे तो कितना आएगा? 465। तो हमने कहा 31.465। क्लियर है? चलें जी। सर कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, हो गई? आई थिंक हो गई है, मैंने भेज भी दी थी, मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। पर अभी ये तो कर लें जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। इधर चलें भाई, कितने शेयर्स खरीदे हैं? 10,000। तो आपने एक एंट्री बनाई होगी भाई, इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश। आई होप फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। चलें जी, तो हमने कहा 31.465 इंटू 10,000, ये आ गया 31,465.0। अच्छा जी, अब पहले सवाल को अगर मैं कटा दूं और मैं ऑल टुगेदर पहुंच जाऊं दूसरे सवाल की रिक्वायरमेंट पे, इस सवाल के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था क्विज का, उसके अंदर क्या आपको रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कोई फेयर वैल्यू दी हुई थी? रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। तो मुझे आप एक बात बताएं, 31 दिसंबर कितनी है? 35 की फेयर वैल्यू है। तो हमने ये कहा कि भाई मैं ऑल टुगेदर 31.465 से उठ के किस पे आऊंगा? 35 पे ऑन 10,000 शेयर्स। तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट और OCI क्रेडिट, कितने से? 35,350। अच्छा भाई अब मुझे आप लोग बता दें प्लीज, फेयर वैल्यू गेन कितना है? 35,350। क्योंकि इसमें कैपिटलाइजेशन ही ज्यादा पे हुई थी ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो इसमें फेयर वैल्यू गेन कितना है? 35,350। और ये एजेड का है या फॉर द ईयर? दोनों। एजेड भी यही है क्योंकि एक ही साल हुआ है अभी तक। वेरी गुड। चलें जी, अब हमने कहा कि सर चलें इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसको हम ये देख लेते हैं कि भाई अगले साल 31 दिसंबर 2021 पे हमने आई थिंक इसको बेचा है। 2022 में बेचा है, यानी 21 में भी चला है। चलो जी, तो हमने कहा फेयर वैल्यू कितनी है भाई?
40 की है, तो आपने ये कहा कि भाई आप ऑल टुगेदर 5 रुपए के गेन को कितने शेयर्स पे प्रोजेक्ट करेंगे? 10,000। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट, डेबिट और OCI क्रेडिट 50,000 से। आज तक का गेन बताओ। आप कहेंगे 85,350। ये हम कह रहे हैं भाई एजेड गेन इन OCI, ये रिजर्व में मौजूद होगा अब तक, क्योंकि अब तक ये डिस्पोज नहीं हुआ। बात क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, हमने कहा सर इसको भी हम सरपास करें अगर, तो हम आ गए अगले साल। हमने कहा 31 दिसंबर 2021, 22 हो जाएगा, ये 30 जून है, ओके जी। हमने कहा 30 जून 2022, इस दिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 43। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट बताओ। 645। ये कितना आ गया जी? 42.355। चलें जी, हमने कहा भाई पहले तो आप कैश ले आए, तो आपने कहा 42.355 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 42550 होगा ना, 423550, यही है ना? अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट को मैं उतने से निकालूंगा जितने पे वो कैरी हो रही है। आई थिंक वो कितने पे कैरी हो रही है? तो 4 लाख रुपीस पे। और हमने कहा भाई OCI में गेन आ गया 235550। अच्छा, ये जो 235550 है ये फॉर द ईयर है, एज एट नहीं है। पर आप बताएं मुझे कि मुझे पता है कि आज तक जितना भी गेन है अब वो OCI में होना, OCI से निकाल के कहाँ फेंकूं? रिटेन अर्निंग के अंदर। तो अगर मैं सिंपली भी देखूं तो लास्ट ईयर तक का एज एड है 85350। 85350 के अंदर आप ये 23550 ऐड करें तो कुल मिला के आपने OCI डेबिट 900 108900 सही, ये चला गया रिटेन अर्निंग में। क्लियर है भाई? सारे क्वेश्चन तो तुमने मुझसे सॉल्व करवा लिए, देने का फायदा क्या? चलो भाई, बात क्लियर है? अब से मैं ये करूंगा ताकि ये टाइम सेव हो कि जैसे ही क्विज हो जाए ना तो 12 बजे के बाद उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा ताकि आप अकॉर्डिंगली उसको मैच कर लें। फिर कोई कंफ्यूजन है तो फिर देखेंगे। चलें जी, गुड है भाई, वेरी गुड। अब हम सर शुरू कर लेते हैं सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग, डेट सिक्योरिटीज। अब क्लियर हो गया भाई ऑनलाइन वालों सारे तरीके? ओके जी, गुड, बेहतरीन है। अच्छा देखो, वैसे अगर आपकी लॉजिक्स क्लियर हो ना IFRS 9 में तो फ्री के 8 मार्क्स हैं। अगर वो आपको एंट्रीज बनाने को दे दे और एजेड फॉर द ईयर पूछ ले तो आप शॉर्टकट्स लगा के भी देख सकते हैं। अगर लेट से वो बोल रहा है कि मुझे एजेड का गेन बताओ, एंट्रीज नहीं बताओ, तो आपने क्या करना है? शेयर की प्राइस में एडअप करना है, कंपेयर करना, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, इट विल सेव योर टाइम। क्लियर है? चलें जी, डेट सिक्योरिटीज। अब हमारी क्लास 2 बजे तक है ना? 2 तक है ना? बस गुड है, सफिशिएंट टाइम है, हो सकता है ये। चलें, डेट सिक्योरिटीज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। पहले तो ये अपने भेजे में फिक्स रखना, अभी हमने इशूअर शुरू नहीं किया। हमने ये कहा कि भाई IFRS 9 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में भी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। क्या शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी की अकाउंटिंग सीख ली? यस। अच्छा, व्हेनेवर यू एक्वायर shares of another company, it means that you need to keep those shares at fair value. You need to keep those shares at, and you have an option either to carry those shares at fair value through OCI or fair value through P&L, depending upon your intention. And this option is irrevocable option. This option is irrevocable option. तुमने देखा इंग्लिश कैसी बोली है शुरू से आखिर तक, याद करके आया था? सुनो तो खैर, ताकि तुम्हें फिक्स हो जाइए। क्या इररिवोकेबल ऑप्शन? व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट
आई हैव टू कीप माई शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. एंड इफ आई एम सेइंग कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग, पीएनएल. फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, उसमें कैपिटलाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा खरीदते वक्त, और बस खरीदने जाओगे पैसे देने होंगे ज्यादा, बेचने जाओगे तो पैसे मिलेंगे. ये इसलिए बताया था कि याद रहे कि कब ऐड करना है, कब लेस करना है. सही है जी. तो ये हमने रिवाइज कर लिया अब तक का इन्वेस्टर. अब हमने कहा कि भाई अब मस्ती है, पैसा बहुत है, अब हम जा रहे हैं किसी कौन सी सिक्योरिटी में? डेट सिक्योरिटी में. बिफोर यू मूव टूवर्ड्स डेट सिक्योरिटीज, आपको कुछ मार्केट के जार्गन्स को समझना होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी वही यूज करता है. अब बात समझें. मैंने कहा अब मैं चला गया किसी कंपनी के पास, कंपनी को मैं कह रहा हूं कि यस आई एम विलिंग टू गिव यू अमाउंट, आप मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं दें, आप मुझे इस पैसे के अगेंस्ट में अपनी एक डेट सिक्योरिटी दें, कागज के पन्ने पे लिख के दें आप, जो कि एक बॉन्ड होगा, एक पेपर होगा, जो लीगल टाइटल होगा, जो ये एविडेंस देगा कि मैंने आपको इस दिन पे इतने पैसे दिए और आप मुझे इसके अगेंस्ट में इतना इतना इंटरेस्ट देंगे, आप मुझे इसके अगेंस्ट में इतना इतना इंटरेस्ट देंगे. तो ये हम कह रहे हैं बीइंग अ इन्वेस्टर. आइए जी देखते हैं, कुछ चीजें समझनी है आगे बिफोर वी मूव टूवर्ड्स डेट सिक्योरिटीज. आज के बाद में अगर एक वर्ड यूज करूं कुपोन, तो उसका मतलब होता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय. अच्छा जी, अब यहां पे लिखते भी हैं. हमने कहा कि लेट से मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारा इशूअर है, हम उसके पास गए, उसने बोला कि सर मैं आपको कुल मिला के 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा. यानी आप सवाल में लिखा हुआ देखें, मैं वो अंग्रेजी बता रहा हूं जो आपको सवालों में या प्रैक्टिकल लाइफ में किसी एग्रीमेंट में मिलेगी. सवाल में लिखा हुआ देखिए कि कंपनी ए इन्वेस्टेड या परचेज 5000 डिबेंचर्स ऑफ कंपनी बी हैविंग अ रिटर्न ऑफ 10%, हैविंग अ रिटर्न ऑफ 10%. तो इसका मतलब यह है ये 10% कूपन रेट है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर. सही जी. मैं अगर ये कहूं कंपनी ए परचेज 5000 डिबेंचर्स ऑफ कंपनी बी हैविंग अ रिटर्न ऑफ 10%, दिस मींस कि ये रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है, जिसको हम कहते हैं कूपन रेट. बात क्लियर है? अब आगे, अब हम बात कर लेते हैं आईआरआर की. आईआरआर का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न. आईआरआर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न. अब मैंने जब अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग के लिए ये रिटर्न कैलकुलेट किया, तो ये रिटर्न निकल के आता है 8%. सर ये तो आपने बड़ी बेवकूफों वाली बात की है, वो दे रहा है 10%, आप कह रहे हैं कि मुझे मिलेगा 8%. तो ये तो सर जरा अजीब सी बात है, उसको एक्सप्लेन करिए. इसलिए तो कह रहा हूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है और ये फॉर्म है डेट सिक्योरिटीज का. सुनिएगा बहुत फोकस के साथ. अब एक बच्चे ने कहा कि सर आईआरआर का मतलब बता दें. आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इसको हम अगर सीधी जबान में कहें तो असल रिटर्न. क्या मतलब है? असल, एक्चुअल रिटर्न. तभी मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल रिटर्न. मैं भी आपको ब्रीफ करता हूं, प्रूफ करता हूं, ताकि ये लॉजिक क्लियर हो, फिर हम इसको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे वापस से. सामने वाला बंदा कितने प्रोवाइड कर रहा है, मुझे असल में कितने मिलेंगे? अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, प्लीज सुनिएगा. सामने वाले ने मुझे ये कहा, सामने वाले ने मुझे ये कहा कि भाई तुम मुझे पैसे दो फेस वैल्यू के हिसाब से. मैंने कहा भाई मुझे आप एक बात बताएं इशूअर, आपके एक बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? प्लीज सुनिएगा, आपके एक बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? उसने कहा भाई फेस वैल्यू है 100 रुपए, फेस वैल्यू है 100 रुपए. मैंने कहा भाई चलो भाई कोई मसले वाली बात नहीं, आप मुझे 1000 डिबेंचर दे दें, आप मुझे 1000 डिबेंचर दे दें. मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कितना आता है? 1 लाख रुपए. मैंने कहा ये लो 1 लाख रुपए और मुझे तुम इस पे सूद देना, इंटरेस्ट देना. उसने बोला होशियारी नहीं, गलत सुनना. अब कहानी है इसमें पूरे को एक भी चीज मिस हुई ना पे कनेक्ट नहीं हो पाओगे ना, तभी मैं तुम्हारे लेवल से उठा के. सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई आप ये लें 100 रुपए, मुझे 1000 डिबेंचर दे दें, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे इंटरेस्ट देंगे कितने परसेंट का? 10% का. रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर. उसने कहा नहीं, हम 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, पर क्योंकि आप मेरी कंपनी की रेटिंग जाके देखें वो AA+ है, तो मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा अपने प्रीमियम के नाम के.
तो देखो 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, बाकी मैं कितने पैसे दूंगा, प्रीमियम दूंगा किस कंपनी के लिए, उस कंपनी के लिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा देखो मैं जाहिर सी बात है किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मेरे पैसे डूबने के चांसेस, जस्ट लाइक गुडविल, नो गलत। आप देखो प्रैक्टिकल सोचो, मैं अपना पैसा कहां रखूंगा, थकी हुई कंपनी में, अच्छी कंपनी में। अच्छा थकी हुई कंपनी में इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि वहां पे होगा क्रेडिट रिस्क। कौन सा रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है देयर इज अ लाइकलीहुड कि आपके पैसे डूब जाएं। डूब जाए का मतलब वो पैसे वापस ना करे, तो इट्स बेटर टू मूव टूवर्ड्स अ कंपनी जिसकी रेटिंग अच्छी हो। तो फिर वो यही कहेगा कि तुम्हें सामने वाली कंपनी की बेटा हमें नाम के पैसे भी दो। तो आप अभी सोच रहे होगे एज ऑफ नाउ कि सर ये तो नुकसान हो गया, मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। समझाता हूँ, फोकस होकर देखिएगा और फिर नहीं समझ आए फिर बात करेंगे। पर पहले भी आप फोकस कहानी पे फोकस करें। हम किसके पैसे देंगे अब, नाम के, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। आगे सुनिएगा, हमने ये कहा कि सर चलें भाई प्रीमियम ले लो। मैंने कहा भाई कितना प्रीमियम, उसने कहा भाई 2 रुपए पर डिवेंचर, 2 रुपए पर डिवेंचर। मैंने कहा सही है भाई, आप कह रहे हैं तो सही है। मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, क्यों मल्टीप्लाई किया, 1000 डिवेंचर हैं। मैंने कहा ये लो भाई 2000। तो मैंने कहा कुल मिला के यही है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। और आई थिंक शेयर्स में भी यही होता है, शेयर्स में भी। अच्छा अब दिमाग लगाओ, सर कनेक्ट करते हैं दोनों चीजों को। इशूअर जो आपको डिविडेंड देता है वो फेयर वैल्यू पे देता है या फेस वैल्यू पे, ये भी तो वही है, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के नाम के पैसे होते हैं, उस पर रिटर्न नहीं मिलता, पार वैल्यू पे मिलता है। पार वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू। यहां पे इस केस के अंदर फेस वैल्यू 10 से 100 है, 100 है, तो वो मुझे रिटर्न भी किस पे देगा। तो अच्छा अभी भी आपके दिमाग में ये, क्योंकि आप लोगों को सिंपैथी होती है ना कि यार ये तो गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, समझो अभी समझाता हूं कि प्रॉफिट कैसे आएगा। सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने थे, आइडल पैसा रखने से अच्छा मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं। मैं चला गया किसके पास, कंपनी के पास। कंपनी से कितने डिबेंचर खरीदे, 1000। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। मैंने कहा ये, उसने कहा भाई इतने नहीं, हमें ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा है, प्रीमियम के। प्रीमियम कितना है, 2 रुपए पर डिबेंचर। हमने मल्टीप्लाई किया, हमने कहा 2000 रुपए मैंने एक्सेस दिए हैं। अच्छा अब बात चल रही है मेरी इशूअर से। इशूअर को मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे, प्लीज सुनिएगा, अब ये कनेक्ट करना है, क्या आप मुझे ये जो मैंने आपको 2000 रुपए दिए हैं इस पे रिटर्न देंगे। उसने बोला निकल यहाँ से, बात ही नहीं करनी तेरे से। मैंने कहा अच्छा सुनो तो सही, क्या इस पे पैसे मिलेंगे। उसने बोला नहीं ये मेरे नाम के पैसे हैं, आपको रिटर्न किस पे मिलेगा, 100 रुपए पे। मैंने कहा चलो मेक सेंस। अच्छा अब आप एक और बात तो सुने, आप मेरी तपे नहीं, आप सिर्फ मेरी बात समझें। एक और बात मैंने उससे कही और मैंने ये कहा क्या आप मुझे ये 2000 रुपये वापस करेंगे। उसने फिर बोला निकल यहाँ से। बोला नाम के पैसे मतलब ये मैं वापस। अब ज़रा बात समझें, बात समझें। अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन बनाते हैं ताकि आपको ये फिक्स करूँ मैं भेजे में कि चल क्या रहा है। मैंने कहा यार मुझे भाई, मैं क्योंकि अभी एक सीखा हूँ हिसाब किताब करना, मुझे आप एक बात बताएं, आपने मुझसे लिए 100 रुपये, कितने डिबेंचर्स पे, आपने कहा ये हो गया 1 लाख। आप मुझे कितना देंगे, 10%। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। कितना आ गया, 30,000। मैं कह रहा हूं मुझे सीधा सीधा हिसाब बताओ, मैं इतने कमाऊंगा। उसने बोला नहीं इतने नहीं कमाओगे, जो 2000 रुपये तुम दे रहे हो मुझे वो तुम्हारा बाप माइनस करेगा यहां से, नहीं मिलेंगे वापस। उसने बोला ये तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। अब जरा बात समझिए, अभी अगर मैं 10% के हिसाब से कमाऊं तो मेरी जेब में कितने आने चाहिए, 30,000 रुपये। मैंने उसको क्या पैसे, देखो अगर मैं आज 1 लाख रुपए दूं ना, इस बात को समझो, ग्रैब करना, अगर आज मैं उसको 1 लाख रुपए दूं और वापस मुझे 1 लाख मिले और 30,000 मिले तो मेरा रिटर्न 10% है। नहीं आई बात समझ, सुनो, आज अगर मैं उसको कितने दूं और मुझे सूद कितना मिले, 10%, इक्वलेंट टू 30,000, कितने सालों में, तो मेरा रिटर्न परसेंटेज वाइज 10% है। मेरा रिटर्न परसेंटेज वाइज 10%। अगर ये हालात वाकई तो जितने पैसे दे रहा हूं उतने वापस मिले और एक सूद मिल जाए तो रिटर्न कितना है, 10%। पर सामने वाला मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप मुझे दे रहे हो 1 लाख रुपए नहीं, 1,02,000, तो टेक्निकली ये जो 2,000 है ना ये भी आपका एक्सपेंस है। तो आप अगर अपनी एक्चुअल कमाई देखना चाहते हो तो इस 30,000 रुपए में से 2,000 माइनस करो।
क्योंकि वो आपको कभी वापस, आज मैं कितने दे रहा हूं जल्दी बताओ, 1,02,000, वापस कितने मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। तो भाई दिस इज इफेक्टिवली माई एक्सपेंस, दिस इज इफेक्टिवली माई एक्सपेंस, जो इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए हो रहा है। पहले तो बात समझ आई। अब मैं ये प्रूफ करने लगा हूं कि मुझे ओवरऑल फायदा ही है, पर फायदा उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छा, अब अगर यहां पर रुक के मैं तुमसे पूछूं, यहां पे मैं रुक के तुमसे पूछूं, क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा असल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है? सोचें, लॉजिक लगाएं। भाई मेरा असल रिटर्न ऑनलाइन, मतलब तुम सब देखो, ये कह रहा हूं ना ट्रिकी है, टेक्निकल है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी स्टोरी टेलिंग में समझा रहा हूं, मुझे बात समझो। क्या मैं कह रहा हूं कि मेरा असल रिटर्न, असल एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है? किस वजह से? वो 2,000 रुपए की प्रीमियम की वजह से जो आज तुमने दिए हैं, वो 2,000 रुपए प्रीमियम की वजह से जो आज हमने दिए, क्योंकि वो भी मुझे रिकवर नहीं होंगे। तो एक अकलमंद इंसान कहेगा कि इस 30,000 रुपए को कमाने के लिए मैंने 2,000 रुपए एडिशनल खर्चा किया, तो आप उस 1 लाख रुपए को खर्चा क्यों नहीं कह रहे? वो तो वापस मिल जाएगा। तो जो लगाए हुए पैसे वापस मिलेंगे, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, बट या द अमाउंट विच यू हैव स्पेंट, जो वापस नहीं मिलेंगे वो आपका एक्सपेंस है। तो क्या मैं यहां पे सही कह रहा था कि हो सकता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर और आपका अपना इंटरनल रिटर्न अलग हो? पहला रीजन बता दिया, किस वजह से? प्रीमियम की वजह से, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। पहले बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? अकाउंटिंग हमने नहीं सीखी, अकाउंटिंग हमने नहीं सीखी, अभी लॉजिक डेवलप कर रहा हूं कि रेट्स में क्यों फर्क है। अब आप पेपर में खोलो, मैं बोलूं इस पे ये चिपकाना, इस पे ये चिपकाना, तुम बोलोगे पता नहीं क्या कह रहा है, पर लॉजिक समझ आई है कि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर और एक्चुअल रिटर्न में फर्क अब तक किस चीज का है? प्रीमियम का। और आज के बाद हम वर्ड यूज करेंगे एडिशनल कॉस्ट का। किसका? द हायर कॉस्ट यू विल इंकर, रिटर्न विल बी लोअर। जितनी कॉस्ट इंकर करते जाओगे आपका रिटर्न, और मैं उस 1 लाख रुपए को अपनी कॉस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो तो मुझे वापस मिल जाएंगे। पहले बताओ, यहां तक क्लियरिटी है? अकाउंटिंग अभी हमने नहीं सीखी, मैं बहुत ही क्लियरिटी से कह रहा हूं कि आप अभी इस पे नहीं जाना कि अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सिखाई भी नहीं है अभी, आहिस्ता आहिस्ता पहले समझते हैं चीजें। चलिए जी, अब IRR कभी देखो, अभी IRR ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर अभी हम सीख रहे हैं कम हो सकता है। सही है जी, वो बहुत ही फोकस के साथ मैंने अपने हिसाब से लेके चलना है। यहां तक तो कोई सवाल नहीं है ना? पक्की बात है भाई, IRR कूपन में फर्क समझ आ गया? जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके, आगे सुनो। अब सामने वाला कह रहा, प्लीज सुनिएगा, मैं गया था ना कंपनी के पास, तो मैंने किसी बैंक के बंदे को अप्रोच किया था, बैंक के बंदे को मैंने कहा था यार मुझे ज़रा ये पैसे तो अरेंज करवा दो कि मुझे ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब इस केस में ब्रोकर बोल रहा सही है भाई, मैंने आपको इतनी प्यारी सी कंपनी ढूंढ के दी है, आप पैसा तो मेरे ज़रिए रूट करोगे ना, तो हमें क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, शेयर्स खरीदता हूँ तो भी कमीशन, ये खरीदता हूँ तो भी कमीशन। तो वो बोला भाई हमारा तो काम ही यही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक और पैसा लगेगा जेब से? पक्की बात है? अच्छा, वो किसको दूंगा मैं? इशूअर को? पक्की बात है? चलो जी गुड, ये बात समझ आ गई। तो अब हमने ये कहा, अब हमने ऑल टुगेदर ये कहा सर कि अब यहां पर मैं इनकर करूंगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करूंगा। अच्छा, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मैंने कहा 2% है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट याद रखिएगा हमेशा फेयर वैल्यू पे लगेगी जितने की ट्रांजैक्शन हो रही है। क्लियर है? 1,02,000 का 2% कितना है? 2040। इसका सम बताओ। वन 1040 यही है भाई? अच्छा भाई, अब प्लीज मुझे इस बात का जवाब दें। अब यहां पे हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, भाई हमने कहा ये वाली जो अमाउंट हमने निकाली है ना अभी एज ऑफ नाउ, ये है वो पैसा जो मेरी जेब से गया है, ये है वो पैसा जो मेरी, पर बातों बातों में हमने एक चीज सीख ली है, मुझे तुम सब देख के बताओ फोकस के साथ, मुझे रिटर्न किस पे मिलेगा? 1040 पे, 1 लाख पे। यानी सर अब आप इस बात को ये समझें कि आपके पास अब कुछ सीन ऐसा हो गया है, ये पैसे आपने दिए हैं किसको? ब्रोकर को। ये भी टेक्निकली आपका एक्सपेंस है। ये पैसे आपने दिए हैं
इशूअर को, ये भी आपका क्या है? अच्छा मैं एक्सपेंस लिए कह रहा हूं क्योंकि ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अच्छा व्हाट इफ आपको इशूअर कह देता कि आज दे दो वापस भी ले लेना, तो फिर आप ये समझ लें कि ये आपका एक्सपेंस, पैसे जाते तो सही पर इसका आपके आईआरआर पे कोई इम्पैक्ट। अच्छा अब लॉजिकली बात करते हैं, आप थोड़े जार्गन्स को इस्तेमाल करते हैं। कहना से कि अगर मेरे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं हो और प्रीमियम नहीं हो, मेरा आईआरआर कूपन सेम होगा, ऐसा है? मेरा एक्चुअल रिटर्न और प्रोवाइडेड रिटर्न। चलो अब तुमसे पूछता हूं, मैं एडिशनल कॉस्ट इंकर करता रहूंगा तो समझो ये जो है ये कूपन है और ये आईआरआर है। एडिशनल कॉस्ट इंकर करने से आईआरआर, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न कम होता रहेगा। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि भाई आईआरआर अलग चीज है, कूपन अलग चीज है। यहां तक कोई मसला? पक्की बात है। इसको कॉपी करो फिर आगे लेके चलते हैं जल्दी से। मास कह रहे हैं सर प्रीमियम को शेयर्स के रिटर्न के केस में एक्सपेंस क्यों नहीं करते? बेटा प्रीमियम को कैपिटलाइज करते हैं ना, प्रीमियम को क्या करते हैं हम? कैपिटलाइज करते हैं ना। आज आ जाएगा हलीमा, आज आ जाएगा, क्योंकि वो इक्विटी सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ऐसा। देखो अभी डिस्पोजल वगैरह तो आगे देखते हैं ना। अच्छा मजे की बात है, डेट सिक्योरिटीज का डिस्पोजल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पर एक ट्रांजैक्शन करा दूंगा मैं आपको समझाने के लिए। बिल्कुल कर लें जी, सब आएगा, सब आएगा अलाया, सब आएगा। अभी आप फोकस होके पहले एक एक करके सीखें चीजें, सब आएगा। स्क्रॉल करूं उसको? हाँ फेयर वैल्यू पे अप्लाई होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा। नहीं लिख सकते था ऐसे, कोई चेंज नहीं है भाई था। नहीं, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद कहलाएगी टोटल कॉस्ट। हाँ भाई इसको हम क्या कहेंगे? 1040 को फेयर वैल्यू ही है या टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इतने पैसे आपकी जेब से लगे हैं। हाँ मैं स्क्रॉल करूं उसको जी? सब आएगा, सब आएगा। अभी तो हम पहले सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या है। मैंने बुक नहीं सेंड की, मैंने पहला चैप्टर सेंड किया है। आप लोगों को कहा था ना मैंने कि पहला चैप्टर मैं सेंड कर दूंगा, तो मैंने भेज दिया है ग्रुप पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अवेलेबल है लाहौर में। हाँ भाई आगे चलें। अच्छा अब इधर देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं वैसे ही तो आपका ये जो 30,000 रुपए है ये रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है। हम यहां पे लिख भी देते हैं, यह है सर रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। अच्छा इसमें से अगर मैं लेस करूं, अच्छा मैं अभी कमाई चेक कर रहा हूं कि असल कमाई कितनी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो कितना है? 2,000 रुपये। इसमें से मैं अगर लेस करूं वो कितनी है? तो नेट कमाई कितनी है? 25। अच्छा अब खुद एक दिमाग लगाओ यहां पर, सोचो जरा फोकस के साथ। आप अगर 30,000 कमाते तो परसेंटेज वाइज रिटर्न कितना होता? और अगर 30,000 रुपए से कम कमा रहे हो तो क्या मतलब लॉजिकल बात है कि आपका रिटर्न 10% है या उससे कम है? जब उससे कम है तो यू कैन सेफली से दैट योर इंटरनल रिटर्न इज लोअर देन द प्रोवाइडेड रिटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशनल कॉस्ट विच वी हैव इंकर्ड। वो कितनी है? 2। प्रीमियम
ब्रोकरेज। अच्छा, अब ज़रा इस बात को समझते हैं, बिल्कुल अभी इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, ज़रा बात समझिएगा जी। हाँ, अभी अभी उसी पे तो आ रहा हूँ, अकाउंटिंग में सीखेंगे ना वो तो, पर अभी तो मैंने खाली एक फ्रेमवर्क बताया आपको। खैर, अब ज़रा यहाँ तक क्लियर है तो फिर इसको एक इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करें। अबे हाँ या नहीं? ओके जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है जल्दी से? सही है। 3 कैसे आया? 3 क्या? 3 साल की इन्वेस्टमेंट है, मैंने अज्यूम किया। सही है। चलें जी, ये रहा प्रश्न। अब सुनिएगा ज़रा प्लीज़ यार, बहुत फोकस के साथ, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यही इलस्ट्रेशन आपको समझाएगी वो पिछली सारी चीज़ें। अब सीखेंगे अकाउंटिंग। अब क्या सीखेंगे? इससे पहले क्या सीखे थे? जार्गन्स कि IRR क्या होता है, कूपन क्या होता है, एक्चुअल रिटर्न क्या है, प्रोवाइडेड रिटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें। अब अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो फोकस होकर देखिएगा। अब रीड करेंगे तो एटलीस्ट समझ आएगी इलस्ट्रेशन, तो हम एक अजीब से शक्ल बना के नहीं देखेंगे इसको। कंपनी परचेज कितने डिबेंचर्स? 15,000 डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1, 2018। अब जरा फोकस करके बताएं, ऑफ ₹50 ईच, क्या इसका मतलब समझ आता है? ये कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। अब पार वैल्यू, फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर डिबेंचर, यानी ये उसके ओवर एंड अबव है। ओवर एंड अबव है। यहां तक भी बात समझ आती है। अब आगे सुने, मैंने कहा कैरिंग अ रिटर्न ऑफ, ये क्या है? कूपन रेट, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। बेहतरीन। यानी अब देखो, अब समझ आ रहा है ना कि भाई ये ऐसा सवाल आएगा तो आगे चलें जी। कितने सालों की? ये लिखा हुआ है रिडीमेबल एट, इसका मतलब समझा दो। क्योंकि आपको जो पैसे वापस मिलेंगे वो आई थिंक 55 के हिसाब से मिलेंगे, 50 के हिसाब से। यानी ये जो 5 रुपये आज आप देंगे वो आपको वापस, तो टेक्निकली एक्सपेंस होना चाहिए। चलें जी, ओके आगे। हमने कहा 31 दिसंबर 2020 पे पैसे वापस आएंगे। ये आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी इज, ये भी एक एडिशनल एक्सपेंस है। अब वो कह रहा है कि भाई आप मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दें फॉर ईच ईयर, और एक शेड्यूल बना के दें जो अब हम सीखेंगे। अगर मेरा इफेक्टिव रिटर्न 12.9476 है, ये तो भाई अजीब सी बात है, दे वो 20 है, मेरा रिटर्न 12% है, ये क्यों? एक्चुअल ये होगा। और ये एग्जाम में आपको निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ये एक्सेल के मॉडल से निकाला जाता है, कैश फ्लोज को प्लॉट करके कि ये पैसे हैं, इतने इतने टाइम में मिलेंगे, इतना इतना एक्सपेंस होगा, तो असल में कमाई कितनी होगी। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सही है जी। हाँ, अगर नॉलेज के लिए सीखना होगा तो मैं तुम्हें एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि तुम ये सीख लो कि IRR निकलता कैसे है, अगर कहीं और काम आए। पर खैर अभी एज ऑफ नाउ FAI2 के लिए तुम्हें IRR की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है जी। होती तो मैं यहाँ पे भी सिखा देता। चलें जी आगे। अब हमने ये कहा कि सर आए जी अकाउंटिंग पे फोकस करें इसकी। सबसे पहले फोकस होकर देखना, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पर फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। हाँ जी, फेस वैल्यू कितनी? 50 है, तो 50 इंटू कितना आइए जानी? 550, 750। ओके जी सर, ये आ गया हमारे पास 750। हमने इसके अंदर ऐड किया प्रीमियम, ये आ गया भाई 70, ये आ गया सर हमारे पास 825,000। ये आ गई हमारी फेयर वैल्यू। ये कितना जी? ये हमारी आ गई कैपिटलाइजेशन कॉस्ट, यही गए जेब से। अच्छा भाई, कोई आपसे पूछे आपको ये डिबेंचर कितने के पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 750, 875। तो अकाउंटिंग भी किससे शुरू होगी? 875 से। सिंपली हम एक एंट्री बना लेते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 870
5,000 से, 875,000 से। ये है हमारी डे 1 की एंट्री, ये हमारी डे 1 की एंट्री। और डे 1 हमारा यहाँ पर है जनवरी 1 2018। तो हमने कहा भाई हमने यहाँ पे लिख दिया ये जनवरी 1 2018। अच्छा, यहाँ तक आप ये लिख लें, सिर्फ एक पहली एंट्री पहले दिन की, कितने पैसे हम दे के आए, फिर अकाउंटिंग सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिख सकते हो, सही है जी। इन्वेस्टमेंट लिख ले, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर लिख ले, बट यू नीड टू मेंशन द इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, यहां तक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे दो चीजें लिख ले अपने पास। आपका जो IRR है वो अप्लाई होगा, हाँ जी यहां पे लिखे आप अपने पास, आपका IRR अप्लाई होगा कैरिंग अमाउंट पे। आपका IRR किस पे अप्लाई होगा? कैरिंग अमाउंट पे। अच्छा जी, आपका जो कूपन है वो फेस वैल्यू पे अप्लाई होगा। अभी इसको सही कर लेते हैं, अभी देखते हैं। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, IRR किस पे अप्लाई होगा? कैरिंग अमाउंट पे। कूपन किस पे अप्लाई होगा? फेस वैल्यू पे। अब उस चीज को लॉजिक में भी कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाओ जी यहां पर। मैंने कहा सर ये बताएं कि आपके पास अगर मैं ये बात कहूं, पहला साल है 2018, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 875,000। अच्छा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं उसमें। अगर आप इस बात को माने कि सर इसके अंदर 875,000 के अंदर आपकी मल्टीपल चीजें हैं। पहली फेस वैल्यू, दूसरा तीसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यार मैं बहुत फोकस होकर देखना है इस चीज को, पहली इलस्ट्रेशन है क्योंकि इसी के आगे बेस बननी है। और आप 10 बार पूछे मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा, बस को क्रिटिकली टेक्निकली समझ लेना, रटा नहीं लगाना। मुझे लगता है कि ये जो दो पैसे हैं ना, ये मुझे वापस नहीं मिलेंगे, तो ये होंगे एक्सपेंस आउट, ये होंगे, पर अभी हुए हुए कैपिटलाइज। एक बच्चे के दिमाग में सवाल आता है ना कि सर आपने तो कहा था ये एक्सपेंस है। अब इस बात को समझो जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये एक्सपेंस तो है, पर इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कितने साल है? तो ये एक्सपेंस आउट भी 3 सालों में होंगे, ये एक्सपेंस आउट भी 3 सालों में होंगे। क्योंकि रीजन बीइंग, आप अगर इसको डे 1 पे एक्सपेंस आउट कर लेंगे तो आप ये कह रहे होंगे इसका फायदा कितने साल का है? 1 साल का। तो दैट इज द रीजन कि आज मैंने इसको कैपिटलाइज किया है और इसको ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपेंस आउट करूंगा। कैसे करूंगा वो अभी सिखाता हूं। यहां तक क्लैरिटी है? चलिए जी, यानी अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने आज अपनी जेब से 875,000 दिए हैं, जिसमें से आपको वापस कितने मिलेंगे? फेस वैल्यू। दैट मींस कि ये जो प्रीमियम की अमाउंट है, प्रीमियम की अमाउंट है जो 75,000 है और ये 50,000 है, ये क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं ये किस तरीके से एक्सपेंस आउट होता है। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। अब हमने ये कहा भाई, इसको सही कर लेते हैं, सिर्फ ये दोनों। चलें जी, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास ओपनिंग ये था, हम लगा रहे हैं इंटरेस्ट इनकम। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? इंटरेस्ट इनकम। हमने कहा भाई हमारी इंटरेस्ट इनकम जो है 12.9476। सामने वाला दे कितना रिटर्न, जल्दी बताओ? 20%। मैंने यहां पे रेट क्या लिखा है? अब लॉजिक बताता हूं, सुनिएगा, बहुत अहम लॉजिक है, इसको पिक करना है बस आपने। IRR
एक्चुअल रिटर्न था, और अल्लाह की कसम आईआरआर के एक्चुअल रिटर्न होने का मतलब यह है कि इसके अंदर सारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नेट हुई हुई है। तो आप अगर इस रेट को यूज करके इनकम बुक करोगे तो उसमें एक्सपेंस ऑटोमेटिकली नेट, आपको पंचायत ही नहीं करनी। दैट इज वाई मैंने ऊपर लिखा था कि आईआरआर किस पे लगेगा, कैरिंग अमाउंट पे। देखो अगर मैं 20% से इंटरेस्ट बुक करूंगा ना तो इनकम बुक हो जाएगी ज्यादा, जबकि होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक्चुअल रिटर्न आज ही आपको पता है कि कम है। बात क्लियर है? अच्छा, यानी अब एक और चीज कंक्लूड करते हैं। आईआरआर इंक्लूड्स, प्लीज सुनिएगा, एक बहुत अहम बात बता रहा हूं, आईआरआर इंक्लूड्स योर इनकम एंड एडिशनल एक्सपेंसेस। आईआरआर इंक्लूड्स योर इनकम एंड एडिशनल एक्सपेंसेस प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्लस, क्योंकि आप में से कोई शख्स उठे और मुझे बोले कि सर आप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उसको स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं एक्सपेंस आउट कर रहे, मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो आप आईआरआर के जरिए करेंगे, क्योंकि आईआरआर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, इनकम भी है, एक्सपेंस भी है। तो अगर आईआरआर को यूज करके मैं इनकम बुक करूंगा तो वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस होगी या ग्रॉस होगी? नेट ऑफ एक्सपेंसेस होनी भी क्या चाहिए, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि इफेक्टिव इनकम वो है। पहले तो बात क्लियर है, जानी पीछे क्लियर है? ओके जी, ऑनलाइन में तो जल्दी से पहले ये बता दो ताकि फिर हम आगे बढ़ें, इसको जल्दी से बताओ, जल्दी से जी। अच्छा भाई, इस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उंगलियां सही चलाना, कैलकुलेटर पे जलील नहीं करवाना, आखिर में आंसर मैच करना है। मैंने सही पता लगा, आगे गलत लेके जाओ मेरे को। इधर 875,000 पे 12.9476% कितना आता है? 113,291.5। हमने कहा चलें सर ये भी हो गई बात। हमने कहा सर आप यहां पे लिखें आपके पास कैश कितना आया। सर कैश ऐसे निकलेगा 7,50,000 पे 20%, 20 था ना, 750 पे 20 कितना, 150, यही है। चलिए जी, अब आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग। मैं इस पूरे शेड्यूल को प्रूफ करूंगा, आप खाली ये समझें, एक एक करके समझा रहा हूं मैं। अच्छा, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे एक काम ये करें प्लीज, यहाँ पे पहले एक एंट्री बना लूं, मैं इधर जाके बनाऊंगा एंट्री में। मैंने कहा मैं एंट्री बना रहा हूं 31 दिसंबर 2018 पे। बात समझिएगा, बहुत फोकस के, अभी लिखना बंद, इधर देखो सब। मैं चला गया किसके पास, इशूअर के पास। मैंने कहा इशूअर भाई मैंने आपको पैसे दिए थे, आपको याद है? उसने बोला बिल्कुल याद है। वो कहेगा कितने दिए थे? हमने कहा उसको 8.25 दिए थे, उसको 8.25 दिए थे। अच्छा, मैं उसको कहूंगा भाई मैंने आपको 8.25 दिए थे। वो कह रहा सही है भाई मानता हूं 8.25 दिए थे। मैंने कहा 8.25 पे रिटर्न दो। उसने बोला निकलो यहां से, 8.25 पे रिटर्न, प्रीमियम पे रिटर्न नहीं मिलेगा। उसने कहा सही है भाई। मैंने कहा जिस पे बनता है उस पे दे दो रिटर्न। उसने बोला आपको रिटर्न मिलेगा 750 के 20% पे कितना आ गया, 150 आ गया। हमने कहा ये कैश आ गया मेरे पास, ये कैश आ गया। वापस बोलो ये कैश आ गया मेरे पास। मैंने कहा चलो भाई अब वक्त आ गया है इनकम को रिकॉर्ड करने का। आइडियली कैश इक्वल टू इनकम होना चाहिए, कैश इक्वल टू इनकम होना चाहिए। आप लोग मुझे बखूबी बता सकते हैं कैश इक्वल टू इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने दो चीजें ज्यादा पे की हैं, प्रीमियम, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो भी तो एक्सपेंस आउट होंगे। अब जरा गेम समझे, यहां पे आपको कनेक्ट करता हूं मैं इससे। मैं यहां गया, मैंने कहा कि भाई 113,291.5, 113,291.5 ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है। अच्छा बात समझिएगा, 150 और इसका डिफरेंस लो, 150 और इसका डिफरेंस लो, 36, यही है 36708.5। मैंने इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्रेडिट। प्लीज सुनिएगा, बेसिकली इसमें हुआ ये कि आपके पास, खुदा के वास्ते समझना, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, जल्दी से बताओ, ये दोनों एडिशनल चीजें कैपिटलाइज की हुई हैं, ऐसा है? या आपने दो चीजें एडिशनल क्या की हुई हैं बच्चों?
कैपिटलाइज की हुई है। अच्छा ये दो चीजें जो आपने कैपिटलाइज की हुई है इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये वाली, इसका टोटल कितना बनता है? 1.25। मैं आपको एक बात बताऊं, इस 1.25 में से इतना एक्सपेंस आउट हो गया। अच्छा एक्सपेंस बाजार एक्सपेंस दिख रहा है, ये इनकम में नेट हुआ हुआ है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IRR। IRR ने किया क्या, बात समझिएगा। वो आपको बोलेगा पैसे पूरे लेके आओ, क्योंकि सामने वाला आपकी अकाउंटिंग से गर्ज नहीं रखता। आप पैसे पूरे लेके आ गए, कैश हो गया डेबिट, जल्दी बताओ हुआ नहीं हुआ? कितने से? मैंने इनकम कम बुक की। ओ खुदा के बंदो, मैंने इनकम इसलिए कम बुक की है क्योंकि आपने कैपिटलाइज की हुई है बकाया चीज, जो कि अब क्या होनी है, एक्सपेंस आउट। अच्छा मैंने अलग से एक्सपेंस बुक किया, ये इनकम में नेट हो गया। और वो जो इनकम में नेट हुआ था वही तो अमाउंट आपकी पीपी में, पीपी बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज हुई हुई थी। और इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटलाइज हुई हुई थी, क्या वो रहनी चाहिए या एक साल अमोर्टाइज हो गया? तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। यानी टेक्निकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1,25,000 रुपए में से इतना अमाउंट अमोर्टाइज हो गया। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो दिख ही नहीं रहा, इनकम में नेट हुआ हुआ है। अच्छा अगर हमने अकाउंटिंग सही की तो हर साल में 3 साल मिला दूं तो कितना अमोर्टाइज हो जाएगा? 1,25,000। पहले बताओ ये बात क्लियर है? यानी सर अब हमने एक चीज सीखी, हमने कहा जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीदने जाऊंगा ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं प्रीमियम पे करूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करूं, पे करूं। क्या उसको वन टाइम एक्सपेंस करूंगा, कैपिटलाइज? वन टाइम क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा, एक्सपेंस आउट। रीजन बताओ एक्सपेंस आउट ना करने का। ठीक है, बेनिफिट कितने सालों का है? कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि आप इसको एक्सपेंस आउट कर दें 3 सालों में स्ट्रेट लाइन के ऊपर, करोगे? क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस आउट किसके जरिए करोगे? IRR। एक्सपेंस आउट किसके जरिए करोगे? IRR विल मेक श्योर कि आपकी इनकम उतनी रिकॉर्ड हो जितनी होनी चाहिए। उसके अंदर एक्सपेंस क्या हुआ हुआ होगा, नेट हुआ हुआ होगा। तो टेक्निकली हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि जो कैपिटलाइज हुआ हुआ था बारी आ चुकी है उसकी अमोर्टाइज होने की, वो होते 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 आखिर में क्या हो जाएगा, जीरो। अभी प्रूफ करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 875,000 में इनकम प्लस करो और ये 150 माइनस करो, 838,291.5। अच्छा भाई सर अब हमने ये कहा कि 838,291.5। अच्छा आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लो सिर्फ प्लीज, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लो। 36,708.5। टेक्निकली उस पूरी कैपिटलाइज अमाउंट में से इतना एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस अगेन पूछ रहा हूं, एक्सपेंस के नाम से दिख रहा है ये इनकम में नेट किस रेट के जरिए, IRR के जरिए। दिस इज योर एक्चुअल रिटर्न। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है। इस एंट्री को कॉपी करो तो फिर अगले साल चलें जल्दी से जी। हमेशा बैलेंसिंग फिगर देखो अलग से करने का भी तरीका है, उसके लिए आपको पता है 2 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, तो वो फिर जिंदगी निकल जाएगी उसमें। सही है, मैं दिखा देता हूं। सर IRR रेट्स में टाइम अपोर्शन भी होगा, प्रीमियम और ट्रांस, बिल्कुल ऐसा ही है सर। माइट बी पॉसिबल कि फेस वैल्यू भी वापस ना मिले, तो बेटा फिर क्या देगा तुम्हें वापस? ये कह रहा है अहमद, कह रहा है कि भाई जो पैसे फेस वैल्यू दे के आया ना वो बोले ये भी वापस नहीं दूंगा। तो भाई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा है नहीं। इसमें तो फायदा इसलिए क्योंकि हाँ मैं कमा तो रहा हूँ, उतना नहीं कमा रहा जितना कमाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कर यार। हाँ ये हो सकता है कि फेस वैल्यू इसलिए ना मिले कि सामने वाला भाग जाए, तो उस केस में आपका वो बैड डेट हो जाएगा। सही है अहमद? हाँ बिल्कुल ऐसा है। चलें जी, अब आप मुझे गाइड करें 2019 का ओपनिंग कितना? यही है। अच्छा अब आप इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, पुरानी वैल्यू पे या इस न्यू वैल्यू पे? इस न्यू वैल्यू पे। तो अब मुझे बताएं कि 12.9476%, इसको अगर मैं करूं 10853 पॉइंट
अच्छा एक सवाल आया अली हसन का, सर टाइम अपोर्शन से तो 1/25 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये होता है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको मना किया ना, 1,25,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, हमें इसको अमोर्टाइज सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे करना है, ये विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो एक साल का इतना बनता है 36708। क्लियर है अली हसन? आप स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हो, वो तो करना ही नहीं है ना। सही है अली हसन? ओके चलें जी, मुझे बताओ पैसे कितने आएंगे? 150 ही आएंगे। और सर अब अगर मैं यहां पर आकर 31 दिसंबर 2019 पे ये कहूं कि भाई हमारे पास कैश आ गया 1,50,000, इंटरेस्ट इनकम 108,538, और जी इन्वेस्टमेंट हो गई 41,461.4। अच्छा यानी आप कह रहे हैं 41,000 की अमोर्टाइजेशन इस साल की है, जो आपने कैपिटलाइज किया था, तभी आपकी इनकम क्या रिकॉर्ड हुई है? कम रिकॉर्ड हुई है। तो सर अब अगर हम ये देखें कि ओपनिंग के अंदर इंटरेस्ट प्लस करो और जो पैसे मिल गए वो वापस करो, तो कितना आ गया क्लोजिंग? 796831, 796831। चलें जी। अच्छा अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अगर सिर्फ एक काम करें, कैलकुलेटर निकालें और 838291.5 में से सिर्फ ये अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें तो क्लोजिंग पे पहुंच जाएंगे। करके देखें, 838291.5, 838291.5 माइनस 41,461.4, यही आता है 796831। तो ये अमोर्टाइज होने के बाद बची हुई है। कितने साल अमोर्टाइजेशन हो गई? 2 साल। अच्छा मेरा ये मानना है कि आखिर में 750 बचना चाहिए। जीरो क्यों नहीं हो रहा सर? 750 तो मिलेंगे ना, तो वो वहां तक पहुंच के रुक जाएगा और वो आप पैसे ले आएंगे। क्लियर है? तो हमने ये कहा कि भाई 2020 के अंदर 796831 इस पे लगा दें इंटरेस्ट 103,170.5। अच्छा भाई आपने कहा ये आ गया आपके पास 150 और क्लोजिंग आ गया 750। देख लो ये याद है, वो जेब से डाल लियो, वो तो राउंडिंग ऑफ में आ रहा है ना जानी। अच्छा भाई हमने कहा कि कैश आ गया हमारे पास 150, इंटरेस्ट इनकम आपके पास आ रही है 1031,70.5, और इस साल कितने से इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज हुई है? 468.6। अच्छा 46829.6, इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने ये। ओके जी। अच्छा अब जरा समझने की बात है, थर्ड ईयर के एंड में तो हमें 750 का प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल, देखो आखिर में बचा भी कितना है? 750। क्या अब ये पैसे वापस मिल जाएंगे? कोई इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी? कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतने की बच गई है। क्लियर है? अच्छा भाई अब यहां पे जरा एक एनालिसिस इधर देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका टोटल बताएं मुझे, इसका टोटल, इंटरेस्ट इनकम के कॉलम का टोटल। वेरी गुड जी ताब, बिल्कुल सही। इन सबका टोटल बताएं। 325। हमने कहा भाई ये 325 क्या आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है? यही हुआ है ना? पक्की बात है। चलें जी, अब याद रखिएगा 325 आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं अगर यहां पर सिर्फ एक काम ये करूं
एक एनालिसिस बनाऊं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि फिर हम ये क्लोज करें। हाँ भाई, इशूअर ने कितना रिटर्न दिया? अच्छा, आप करेंगे कि 750 इंटू 20% इंटू 3 कितना आता है? 450। सही है, तो ज्यादती है, आपने तो 325 रिकॉर्ड किया है। 125 का वो एक्सपेंस है ना, तो हमने ये कहा कि आपने जो प्रीमियम पे किया था वो आप क्या करते हैं, यहां से माइनस करते हैं। कितना जी? 75,000 ये कटा दिया हमने। और सर आपने कितनी दी? ये कितना आ गया? इस इन्वेस्टर को डे 1 पे पता होगा कि मैं 325 कमाऊंगा, पर 325 कमाऊंगा कितने सालों में, और उसको रिकॉर्ड करूंगा कौन से रेट के जरिए? IRR के जरिए। पहले तो बात क्लियर है जी। तो सर IRR का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने डे 1 पे जो भी पे किया सब कैपिटलाइज, और फिर उसको ओवर द पीरियड IRR के जरिए इनकम को रिकॉर्ड करो, ताकि उसके अंदर इनकम एक्सपेंस सब एक साथ रिकॉर्ड हो जाए, नेट हो जाए, और आखिर में आपको उतने पैसे मिल जाए जितने मिलने चाहिए। भाई बात क्लियर है? चलें जी, अब बिफोर वी क्लोज द क्लास, बातों बातों में आपको सिखा दूं, हमने एक मॉडल सीख लिया, मॉडल ऑफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मॉडल ऑफ, अच्छा बात समझिएगा, समझा देता हूं कि क्या है ये। जैसे आपने इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू OCI और P&L किया था, यहां पे एक मॉडल का नाम है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल। अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब समझा देता हूं, प्लीज सुनिएगा, तो सब काम बंद करके अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब समझ लो, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी किताबों में कॉस्ट पे नहीं रखेंगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे। वापस सुनो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। किस पे रखेंगे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। देखो, या तो फेयर वैल्यू होता है या कॉस्ट होती है, यहां पे नया मंजन आ गया है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब इसका मतलब समझाता हूं, जो कि मैं सिखा भी चुका हूं, खाली मुझे प्रूफ करना है उसको। मुझे बताओ इस केस के अंदर कॉस्ट कितनी थी? 875, 875 थी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग भी सिखानी है। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 2018 की, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 2018 की, तो 2018 की बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं यहां पे प्रिपेयर करूं, तो 2018 की बैलेंस शीट के अंदर ये कैसी बन गई भाई? चलें जी, हमने कहा 2018 की बैलेंस शीट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट आ रही होगी? अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो आ रही होगी तो वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नहीं आएगी, जो अमोर्टाइज हो गया उसको कटाने के बाद कैरिंग अमाउंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज बेसिकली अमोर्टाइज कॉस्ट, यानी इसमें से जो अमोर्टाइज हो गया उसको हटाओ, जो बच गया उसको बैलेंस शीट पे ले जाओ। तो इस मॉडल का नाम क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। पहले बताओ, कॉस्ट और अमोर्टाइज कॉस्ट में फर्क समझ आया? कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, और उसमें से जो कुछ अमोर्टाइज हो गया, जो बच गया, वो कौन सी कॉस्ट है? अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये समझाना था यहां पर कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये कि जो आपने डे 1 पर रखा था वो कॉस्ट थी, उसमें से जो कट पिट गया, जो बच गया, वो अमोर्टाइज कॉस्ट है। तो उस अमोर्टाइज कॉस्ट को आप सीधा सीधा कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट पे। अच्छा, अगले साल क्या आएगा? और उसके अगले साल, और अगर पैसे मिल गए तो 0। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 838291, यहां पे लिख लेते हैं भाई 838291.5। भाई क्लियर है जी? मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हाँ जानी।